बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ जाता है बैक्टीरियल, पैरासिटिक एंड हेलमिंथिक इन्फेक्शन अपने लिवर यानी कि डिफरेंट बैक्टीरियाज हो गई, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ वगैरह हो गए, ये किस तरह इफेक्ट करते हैं हमारे लिवर को। सबसे पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया है रूट ऑफ इन्फेक्शन को, सही है कि किस रास्ते से ये बैक्टीरिया हमारे लिवर को एंटर होते हैं। तो पहले नंबर पर इन्होंने बताया हुआ है एसेंडिंग इन्फेक्शन। एसेंडिंग इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है ये हमारी जीआईटी में आ जाता है और बिलियरी ट्रैक्ट में आ जाते हैं, सही है। इसको एसेंडिंग कोलिंजाइटिस भी कहते हैं। कोलिंजाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, सही है, उस केस में होता है। यहाँ पर क्या होता है कि या तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है या कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है हमारे बिलियरी ट्रैक्ट की। और ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर जो गट फ्लोरा होता है, जो बैक्टीरियाज होता है या जीआईटी के, वो वहाँ पर जमा हो जाते हैं, सही है। और इसी तरह डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। जब डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इन्फेक्शन भी काज कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारा बिलियरी सॉरी बाइल होते हैं वो भी नहीं जाते हमारे डोडेनम में, इसी वजह से वहाँ पर डिफरेंट प्रॉब्लम्स काज होते हैं, सही है। दूसरे नंबर पर इन्होंने बताया है वास्कुलर सीडलिंग यानी कि विसल के थ्रू जो आते हैं, वेन्स या आर्टरीज के थ्रू जो आते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे साथ क्या है, पोर्टल सिस्टम है। पोर्टल सिस्टम के थ्रू कौन कौन से वायरसेस आते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं स्टेफोरियस वायरस, ये है, ये जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है माइक्रो में, सही है। सेल्मोनेला टाइप ही है जो टाइफाइड फीवर कस करते हैं। इसके अलावा ट्रेपोनिमा पैलेडियम है, ये साइपेलस कस करते हैं, सेकेंडरी भी और टर्शियरी भी, सही है। इसके बाद क्या कहते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं पायोजेनिक बैक्टीरिया, ये जाकर हमारे लिवर के अंदर इंट्राहेपेटिकली क्या काज कर सकते हैं, एब्सेसिस का कर सकते हैं, सही है। बहुत सारा फ्लूइड काज कर सकते हैं, डिब्रिस के फ्लूइड। वो फ्लूइड क्या करेगा फिर, वो पेशेंट के राइट अपर क्वाड्रेंट में, जो एब्डोमेन के राइट अपर क्वाड्रेंट होता है जहां पर लिवर होता है, वहां पर पेन काज करेगा, सही है। और इसके साथ साथ वहां पर क्या होगा, फेवर होगा उस बंदे को और टेंडर लिवर होगा, सही है। यानी कि पल्पेशन के साथ वो पेन करेगा। इसके साथ साथ उस बंदे को हेपेटोमेगली भी होता है, सही है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होता है? अगर ये स्मॉल हो तो उसको हम सिंपल क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। लेकिन अगर ये लार्ज हो तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्जिकल ड्रेनेज करते हैं, सही है। इसके अलावा अगर इंट्राहेपेटिक नो एक्स्ट्रा हेपेटिक इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर लिवर के इन्फेक्शन खास हमें नजर नहीं आता या बहुत कम होता है। इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है और हेपेटोसेलुलर कोलेस्टेसिस होते हैं, यानी कि वहाँ पर जो बाइल की फ्लो होती है वो थोड़ा स्लो हो जाती है, सही है। फिर इसके बाद कहते हैं कि जो नॉन वायरल इन्फेक्शियस एजेंट है वो कौन कौन से है। सबसे पहले आता है शिस्टोसोमियासिस, सही है। दूसरे नंबर पर आता है इंटा अमीबा हेस्टलेट का। तीसरे नंबर पर आता है लिवर फ्लूक और फिर एकाइनोकोकल आते हैं, सही है। अब सबसे पहले वाले पर आ जाते हैं शिस्टोमायोसिस, सही है। इसमें क्या कहते हैं कि जो नॉन सेरोटिक पोर्टल हाइपरटेंशन है उसके लिए जो मेन काजेज है उसमें एक मेन काज शिस्टोमायोसिस है, सही है, जो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में होता है। जब ये एडल्ट स्टेज में होता है तो ये क्या करता है, ये एग्स छोड़ देती है, सही है, कहाँ पर, गट में। और फिर पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये चले जाते हैं हमारे हेपेटिक सर्कुलेशन में, लिवर के अंदर, सही है। और वहाँ पर ये क्या करते हैं, ग्रेनुलोमेटस रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देते हैं, यानी वहाँ पर डिफरेंट ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। कोलेजन की डिपोजिशन शुरू हो जाती है और वहाँ पर फिब्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। और वहाँ पर डिफरेंट फिब्रो फिब्रस मटेरियल डिपॉजिट होने की वजह से वहाँ पर स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं, सही है। एंट अमीबा हिस्टोलिया सबको पता है कि ये क्या काज करते हैं, आयोडाइजेंट, लेकिन सेकेंडरी ये जाकर हमारे लिवर में आ जाते हैं थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। और वहाँ पर ये क्या करता है, सेकेंडरी एक और इन्फेक्शन कर देता है। और उस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर बहुत सारे हेपेटोसाइट डेथ हो जाते हैं और एक बड़ा बड़ा एरिया हमें मिलता है नेक्रोसिस का, सही है। इस नेक्रोसिस एरिया को हम क्या कहते हैं, अमीबिक लिवर एब्सिस। और ये मोस्ट कॉमनली राइट लोब ऑफ द लिवर में होता है, सही है। इसके अंदर अगर हम देखें तो न्यूट्रोपिल एब्सेंट होता है, सही है, जबकि पायोजेनिक एब्सिस में क्या होता था, न्यूट्रोपिल्स होते थे और यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। और नेक्रोटिक लिवर सेल्स होती है वहाँ पर, सही है, जो सेल्स के जिन हेपेटोसाइट्स के डेथ हो चुके होते हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आ जाता है लिवर फ्लूक इन्फेक्शन। इसमें 3 मेंबर्स हैं हमारे साथ जो लिवर के इन्फेक्शन करते हैं, सही है। फिस्टुला हेपेटिका, ओपिस्थोरिक्स और कोनोर्किस सिनेंसिस, सही है, ये 3 है। ये क्या कस करते हैं, ये हाई रेट में जो कोलेंजियोकार्सिनोमा है वो काज करते हैं, सही है। इसके बाद आ जाते हैं एकाइनोकोकल इन्फेक्शन। तो ये हमारे इंट्राहेपेटिक हाइड्रेटेड सिस्ट काज करते हैं, यानी वहां पर ये एक ऐसा सिस्ट बना देते हैं जिसके इर्द गिर्द एक वॉल होता है, सही है। और उसके अंदर क्या होते हैं, फ्लूइड फैले रहते हैं, सही है। जब ये सिस्ट रप्चर हो जाता है और वो फ्लूइड निकल आते हैं तो तब साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं। या जब ये जो सिस्ट होता है ये बहुत बड़ा हो जाता है और ये हमारे लिवर को इतना बड़ा कर देते हैं कि इर्द गिर्द के आर्गन्स पर ये प्रेशर डालते हैं, तो उसकी वजह से भी डिफरेंट साइन सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है।
अब इसके बाद आ जाता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, सही है। इसमें क्या कहते हैं कि ये भी क्रोनिक फॉर्म होता है और प्रोग्रेसिव होता है, सही है, यानी कि वक्त के साथ साथ ये और भी खतरनाक होता जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज जो जाहिर बात है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, ये ऑटो इम्यून डिजीज के अंदर ही आते हैं, तो सही जो फैक्टर्स ऑटो इम्यून डिजीज के लिए है वो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के लिए होंगे। सबसे पहले आते हैं जेनेटिक्स, सही है। कुछ लोगों की जीन्स में ये होते हैं, एंटीबॉडीज की प्रेजेंस होती है, यानी कि हमारे लिवर के हेपेटोसाइट्स के खिलाफ कुछ ऐसे एंटीबॉडीज मिमिक करते हैं जो हमारे ही लिवर को डैमेज कर देते हैं, सही है। कुछ ऐसे इम्यून सप्रेसिव थेरापीज होते हैं जिसको हमारा इम्यून सिस्टम उल्टा रिस्पॉन्स कर देता है और आकर हमारी ही बॉडी की सेल्स को डैमेज कर देते हैं, तो उसमें लिवर की सेल को भी डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा एक एलील है DBR1, सही है, जो कैकेशियन लोगों में होता है, सही है। कैकेशियन एक नस्ल है अमेरिकन, या इसको HLA एलील भी कहते हैं, उससे रिलेटेड है, सही है। तो उनमें इस एलील की वजह से भी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है, सही है। इसके अलावा कुछ वायरसेस और टॉक्सिन्स जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को इतना एक्टिवेट कर देते हैं कि वो आकर हमारे लिवर की सेल्स पर अटैक कर लेते हैं। अगर हम इसकी क्लिनिकल पर चले जाएँ तो उसमें कहते हैं कि फीमेल्स में 78% है, यानी कि मेल से ज़्यादा है। मेल्स में कितना हो जाएगा 22, सही है। अब एंटीबॉडीज़ की पैटर्न्स पर 2 टाइप्स है, टाइप 1 है एंड टाइप 2 है। ये मार्कर्स है, सही है। कुछ लोगों की सीरम में एक तरह की एंटीबॉडीज़ होती है, कुछ लोगों की सीरम में दूसरी तरह की एंटीबॉडीज़ होती है। तो उनको डिवाइड करके टाइप 1 एंड टाइप 2 बनाए हैं। जो मिडल एज के लोगों में और ओल्डर इंडिविजुअल में होती है वो ये है, सही है। सबसे पहले है एंटी न्यूक्लियर एंटीजन, एंटी स्मूथ मसल एक्टिन, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीजन, एंटी सॉल्युबल लिवर एंटीजन, या इसको दूसरा नाम लिवर पेनक्रियास एंटीजन भी कहते हैं। टाइप 2 जो होता है ये चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स को इफेक्ट करते हैं, सही है। 1 जो था वो ओल्डर एंड मिडिल एज लोग को इफेक्ट करता है, ये चिल्ड्रन एंड टीनेजर। इसमें मार्कर्स जो होते हैं वो दो होते हैं। एक जो होते हैं उसको कहते हैं एक्यूट किडनी लिवर माइक्रोसोम 1 एंटीबॉडी, और दूसरा जो है वो है एंटी लिवर साइटोसोल 1 एंटीबॉडी। अब इसकी मॉर्फोलॉजी में क्या कहते हैं कि हमारे साथ जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है ये क्या करता है, ये सिमिलरिटीज रखता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के साथ और क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस के साथ। लेकिन ये डिफरेंस कहाँ पर ज़ाहिर करता है, जब ये प्रोग्रेस करता है, यानी कि और भी बढ़ता जाता है, खतरनाक होता जाता है, सही है। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो वायरल हेपेटाइटिस होते हैं उसमें स्कारिंग होता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में भी स्कारिंग होता है, लेकिन वायरल हेपेटाइटिस में जो स्कारिंग होता है वो ईयर्स लेते हैं, सही है, बहुत स्लोली डेवलप होता है। अगर हम इसी तरह ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में देखें तो वहां पर ये क्या करता है, डायरेक्टली हमारे पेरेन्काइमा को बहुत सेवियरली डैमेज करता है, सीरियसली डैमेज करता है, जिसकी वजह से वहां पर जो स्कारिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत क्विक होता है और बहुत जल्दी होता है। तो ये डिफरेंस होता है प्रोग्रेशन के दौरान, सही है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं कि हमें निक्रोसिस एंड इन्फ्लेमेशन नजर आती है, वाइड स्प्रेड निक्रोसिस इंटरपेस हेपेटाइटिस, सही है। ये ऑलरेडी हमने वहां पर पढ़ा था कि जो इंटरपेस हेपेटाइटिस था वो पेरेन्काइमा के दरमियान में और पोल्टर ट्रैक के दरमियान में एक जगह पर होता था, वो मैं आप लोगों को यही डायग्राम है, सही है। ये इंटरपेस हेपेटाइटिस है, ये हमारे साथ क्या है, ये पोर्टल ट्रैक्ट है, ये पेरेन्काइमा है, ये वहीं पर डक्ट जा रहे हैं। तो ये जो जगह है यहाँ पर जो जब हो जाता है फिब्रोसिस, इसको हम इंटरपेस हेपेटाइटिस भी कहते थे, और इस जगह को जब इफेक्ट कर लेते हैं, सही है। इसके बाद आ जाते हैं कि कुछ स्पेसिफिक साइट्स पर भी ये काज करते हैं, सही है, जो निक्रोसिस होता है या स्कारिंग होता है, या पेरिवेन्युलर, सही है, जो सेंट्रल वेन है उसके इर्द गिर्द, या पेरिवेन्युलर भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसी ही डायग्राम में है। ये हमारे पास क्या है, ये सेंट्रल वेन है, सही है, तो इसकी इर्द गिर्द काज कर देते हैं। और या कहते हैं कि ब्रिजिंग निक्रोसिस भी इसी डायग्राम में है, ये वाले है, सही है, यानी कि सेंट्रल वेन और पोर्टल ट्रैक के दरमियान में फाइब्रोसिस हो जाती है, सही है। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि पेरेन्काइमल कोलैप्स, तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ये आकर हमारे पेरेन्काइमा को सीरियसली डैमेज कर देते हैं, सही है। इसके बाद क्या कहते हैं कि प्लाज्मा सेल प्रेडोमिनेंस, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है उसमें एंटीबॉडीज बनते हैं हमारे लिवर सेल्स के खिलाफ, तो जाहिर बात है यहाँ पर पेरेन्काइमा के अंदर हमारे साथ प्लाज्मा सेल्स बहुत ज्यादा होंगे, सॉरी न्यूक्लियर मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट के दरमियान, सही है। लिम्फोसाइट्स हो सकती है, मोनोसाइट्स हो सकती है, मैक्रोफेजेस हो सकती है, लेकिन इनमें जो सबसे ज़्यादा होंगे वो हमारे साथ प्लाज्मा सेल्स होंगे, क्योंकि यही एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, सही है। फिर हेपेटोसाइट्स रोसिटी के बारे में क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा मार्क एरिया होता है जहाँ पर हमें मिलता है एक्टिविटी, किस चीज़ की एक्टिविटी, हमारे इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी। कौन से इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी, हमारी हेपेटोसाइट्स के खिलाफ, सही है। फिर आगे पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है ये एक्यूट हेपेटाइटिस की तरह भी हो सकता है, फुलमिनेंट हेपेटिक हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी भी काज कर सकती है, यानी कि हमारे ब्रेन पर ही ये अपना असर डालते हैं, सही है। इसके अलावा जब ये अनकंट्रोल हो जाते हैं तो 40% लोग जो होते हैं इससे 6 महीनों में ही मर जाते हैं, और 40% जो होते हैं उनको सिरोसिस हो जाती है, यानी कि क्रोनिक हेपेटिक लिवर फेलियर में चली जाती है। फिर ट्रीटमेंट के बाद अगर हम करें तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑटो इम्यून थेरेपी देते हैं 80% केस में से, और जब ये एंड स्टेज पर आ जाते हैं, यानी कि फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, अभी हमने पढ़ा
तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें 70% लोग ज़्यादा टाइम के लिए ज़िंदा रहते हैं, 20% लोगों को अगेन हेपेटाइटिस हो जाते हैं, ऑटो इम्यून सिस्टम की हेपेटाइटिस से ही